सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। जय हिंद एंड गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो कल हम लोगों ने एक बार कंफर्म कर दीजिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। तो कल हम लोगों ने देखा था अपने फर्स्ट क्लास, जिसमें कि हम लोगों ने स्टोन एज और कॉपर एज इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा उसको रिवीजन करेंगे और आज हम लोग बढ़ेंगे ब्रॉन्ज एज की तरफ, जिसको कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्यों है, क्यों इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, क्यों इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्यों इसको हम सिनोनिमसली हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यूज भी करेंगे एंड में। ऑलराइट, चलिए, तो गुड इवनिंग सभी को। एक बार कंफर्म करिए सारी चीज़ें सही हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे यहाँ पे जो हम लोगों ने कल चीज़ें करी हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोगों ने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था और स्टोन एज को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो पीलियोलिथिक, दूसरा मीजोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। हमने इसके डिफरेंट चीज़ें देखी थी। जैसे पीलियोलिथिक को फिर हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसको कि हम उतना डीप में नहीं देखने वाले हैं। और पीलियोलिथिक में हम लोगों ने यह देखा था कि इसका टाइम पीरियड कितना था। टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है यहाँ पे, खासकर हिस्ट्री में। तो पीलियोलिथिक में हमने देखा था कि 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक हमारा था पीलियोलिथिक का टाइम, यानी पूरा पाषाण काल का टाइम। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करेंगे तो 10,000 BC से लेकर 7,000 BC तक हम लोग गए थे। और नव पाषाण काल में यानी नियोलिथिक एज में 7,000 BC से लेकर 4,000 BC तक। फिर इसके बाद मैंने आपको चाल्कोलिथिक यानी कि कॉपर एज, ठीक है, चाल्कोलिथिक एज के बारे में बताया था, जिसको कि हम ताम्र पाषाण युग भी बोलते हैं हिंदी में। और ये जो चाल्कोलिथिक एज है, ये इसके नियोलिथिक के बाद स्टार्ट हुई। और जो ये हम अभी पढ़ने वाले हैं ब्रॉन्ज एज, कल मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे कि या फिर पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है आर्कियोलॉजी और दूसरी होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारे पास रिटन एविडेंसेस होते हैं, कोई ना कोई हमारे पास लिटरेचर होता है, और कल से एक्चुअल में हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होगी। अभी तो हम आर्कियोलॉजी देख रहे हैं, पुरातत्व देख रहे हैं। और इसमें हमने देखा था सबसे पहले, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कल वाली चीज़ों को, कि एक तो होता है प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री, जिसमें कि हम लोगों ने स्टोन एज देखा, स्टोन एज और कॉपर एज, ठीक। फिर आता है आपका प्रोटो हिस्ट्री, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। प्रोटो हिस्ट्री वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री होता है जहां पे हमारे पास लिटरेचर तो है, बट उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए आज तक। उसको हम आज तक भी कयास लगा रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, इसका मतलब हमें उसके बारे में नहीं पता है। और ना ही हमें, अभी हम देखेंगे जो बाकी हमारे और सिविलाइजेशंस रहे कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन, उससे भी हम इन चीज़ों को पता नहीं लगा पाए आज तक भी। तो इसके लिए हम प्रोटो हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? और जिसके जो भी डाउट्स हैं लास्ट के लिए रखिएगा, जो भी इधर उधर के डाउट्स हैं, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो लास्ट में मैं आंसर करूंगा। ऑलराइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहली बात आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों, और इसको हम सिविलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं। तो सिविलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं ये तो अभी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये लोग सिविलाइज्ड थे। सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, कितने लोग सभ्य थे, अर्बनाइज्ड थे ये लोग, इसलिए इनको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। इंडस वैली इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये लोग इंडस वैली के अराउंड रहते थे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। जैसे कि कल मैंने आपको ये बताया था कि कॉपर एज यानी जो चाल्कोलिथिक एज है, जो हमारी चाल्कोलिथिक एज के बारे में मैंने बताया था, ताम्र पाषाण युग के बारे में। तो ये एज वो एज है जहां पे लोगों ने कॉपर का यूज समझा। कॉपर एक मेटल निकाला, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल, तांबा पहली धातु थी जो लोगों को पता चली। इट वाज द फर्स्ट मेटल टू बी नोन बाय द ह्यूमंस। अब ये जो एज है ये कहां पे डेवलप होगी, यहाँ कहाँ इसकी साइट्स देखने को मिलेंगी। कल मैंने बताया था ज्योग्राफी से इसका बहुत बड़ा लिंकेज है, जहां जहां हमें कॉपर देखने को मिलेगा। तो खेतरी माइंस है राजस्थान में, मलचखंड है मध्य प्रदेश में, तो हमें यहाँ पे साइट्स देखने को मिली थी। अगर आपको याद आ रहा हो, क्या था जोरवे, ये सब हमें कहाँ देखने को मिल रही थी, इसी रीजन में। जोरवे इन महाराष्ट्र देखने को मिल रही थी, यहाँ पे राजस्थान है ना, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था बनास वैली में हमारी अहर साइट थी, ठीक है, और गुंडी साइट थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कुछ साइट्स देखने को मिली थी, बिकॉज यहाँ से हमें कॉपर मिलता है। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक चीज मैं आपको बता दूं, चाल्कोलिथिक एज भारत की अगर मैं बात करूं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, तो जो कॉपर एज है जो नियोलिथिक के बाद स्टार्ट हुई, ऐसा मत समझना कि चाल्कोलिथिक थी, जैसे कि हमने देखा पीलियोलिथिक के बाद मीजो आया, मीजो के बाद नियो आया। तो ये मत समझना कि नियो के बाद चाल्को आया और चाल्को के बाद इंडस आया ना। चाल्को और इंडस दोनों साथ साथ में चल रहे थे, और कई जगह तो ब्रॉन्ज एज पहले स्टार्ट हो गई थी कॉपर एज से भी। अब ब्रॉन्ज एज यहाँ पे ही क्यों डेवलप हुई, इंडिया का ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। अभी क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे सारी चीजें देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझिए इन चीजों को। तो उत्तर पश्चिम की ओर हमें देखने को मिलता है। इसके पीछे भी ज्योग्राफी है। कैसे, यहां पे ये देखिए आहरबानस, जोधपुरा गणेश्वर, कयाथा कल्चर, जोरवे कल्चर, ये सब कौन सी साइट है, चाल्कोलिथिक वाली, ठीक। ब्रॉन्ज क्या होता है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। टाइम पीरियड वगैरह सब देखेंगे, डेट वगैरह, लेकिन पहले समझो ब्रॉन्ज होता क्या है। जो कांसा होता है ब्रॉन्ज, ये एक एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है। आप में से काफी लोग जानते होंगे, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं या फिर अधातुओं को हम मिला देते हैं तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। और अगर आपको पता है तो जरा मुझे ये बताइए, जो लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, जिनको मैंने पढ़ा रखा है, कि एलॉय किस तरह का मिक्सचर है। तो ब्रॉन्ज कॉपर और टिन, तांबे और टिन से मिलकर इसको बनाया जाता है। ध्यान से समझना, यहां से इन लोगों ने उठाया कॉपर, कहां से, जहां पे से कॉपर मिल रहा है, या फिर जो कॉपर युग के लोग थे उनसे ये लोग कॉपर खरीदते थे, बदले में इनको कुछ देते होंगे। जैसे कि पॉटरी, ये पाया गया है कि हड़प्पन की कल्चर की जो पॉटरी है वो यहाँ देखने को मिलती है, चाल्कोलिथिक जो साइट है वहां पे, तो ये लोग पॉटरी देते होंगे। और ये जो अफगानिस्तान वाला यहाँ पे आप रीजन देख पा रहे हैं, यहाँ से ये टिन में बहुत रिच है, यहाँ पे टिन बहुत पाया जाता है। तो यहाँ से लोग टिन लेते थे, यहाँ से लेते थे कॉपर, दोनों को मिलाते थे, और मिलाने की जो टेक्निक है, जो स्मेल्टिंग की टेक्निक है, वो इन्होंने विकसित कर ली थी। और यहाँ से इन्होंने ब्रॉन्ज बनाया। इसीलिए ये कॉपर वाले उतना डेवलप नहीं हो पाए, रूरल के रूरल ही रहे, गांववासी रहे, और ये अर्बन बन गए, शहरी बन गए। क्यों? क्योंकि कॉपर एक मैलिएबल मेटल है। अब मैलिएबल का मतलब क्या होता है, काफी लोग को पता होगा, मैलिएबल का मतलब होता है लचीला होता है ये। यानी कि जैसे अगर मैं आपको सोने की बात करूं ना, गोल्ड जो हम लोग पहनते हैं, ज्वेलरी, चाहे जितना आप प्योर गोल्ड ले आओ, जो ज्वेलरी में बात कर रहा हूं,
जितना प्योर लो कि हमें 24 कैरेट गोल्ड दे दो, वो 24 होगा ही नहीं, वो 22 होगा। उसका मतलब ये होता है 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है उसमें एक भी पार्ट किसी और चीज़ का मिक्स नहीं है। जब मैं बोलता हूँ 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब है 2 पार्ट किसी और चीज़ का मिक्स होता है। ये मिक्स इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम प्योर गोल्ड पहनेंगे, पहन ही नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा लचीला होता है, इसलिए हम उसमें कोई और चीज़ मिक्स कर देते हैं और उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, टफनेस बढ़ जाती है। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, इनको सिर्फ कॉपर पता था, तो कॉपर से बहुत लिमिटेड यूज़ ले पा रहे थे कॉपर से। फिर इन्होंने क्या किया इन साइड के लोगों ने कि कॉपर को उसके यहाँ से लिया टिन अफगानिस्तान से, उसको मिक्स कर दिया और उससे काफ़ी टफ चीज़ बनाई जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज। क्योंकि ये लोग ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रॉन्ज एज। ठीक है, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे हटा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रॉन्ज एज। और ये जो ब्रॉन्ज एज है कांस्य युग कब से कब तक चला, तो ये आप ये मान लीजिए न्यूलिथिक स्टार्ट होने के बाद 2600 BC से लेके लगभग 1800 या फिर मैं बोल सकता हूँ 1700 BC तक। ये भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था इंडस वैली। अब इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये इंडस वैली, ये इंडस नदी है, हमारी सिंधु नदी है, उसके अराउंड, उसकी सहायक नदियों के अराउंड ये डेवलप हुआ। और ये जो टर्म है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हमारे डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, उन्होंने दिया था। भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसके कि पहले चेयरमैन कौन थे, कोई बता सकता है? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? ये थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको कि हम फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, या फिर फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, भारतीय पुरातत्व के पिता के नाम से इनको जानते हैं। बट ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो जॉन मार्शल ने टर्म को कॉइन किया था। इन्हीं के हम शिष्य से बोल सकते हैं, जैसे कि दयाराम साहनी, हम आगे नाम पढ़ेंगे, राखालदास बनर्जी। इन्हीं लोगों ने ये जो साइट है, अभी हम देखेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिफरेंट साइट है, साइट तो अभी आप समझ गए ना कल वाले लेक्चर से, साइट का मतलब क्या होता है, ठीक? जहाँ जहाँ पे हमें युग देखने को मिला, जहाँ जहाँ पे हमें ब्रॉन्ज का यूज देखने को मिला, उन लोगों ने एक्सकेवेट किया था और इन्हीं के टाइम पे हुआ था जॉन मार्शल। और इस पे सीजीएल 2022 पे क्वेश्चन आ चुका है कि कौन था उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल, तो जॉन मार्शल थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को नाम दिया। इसी को हम सिनोनिमसली अभी मैंने आपको बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोल देते हैं, इसका भी रीजन मैंने आपको कल बताया था कि जो भी पहली साइट डिस्कवर होती है, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, उसी के नाम पर ही उस सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के जो लोग थे वो खुद को हड़प्पन बुलाते थे ना, वो हम देखेंगे अभी क्या बुलाते थे, लेकिन वो तो हम बुला रहे हैं हड़प्पा, क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पन डिस्कवर हुई थी, जो कि प्रेजेंट पाकिस्तान में पड़ती है। इज दैट क्लियर? तो हमने अभी अब क्या क्या पढ़ा अभी तक कि ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज क्यों बोलते हैं, ब्रॉन्ज आया कहाँ से, टाइम पीरियड क्या है, क्यों इस पर्टिकुलर रीजन में ही फ्लरिश किया और इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है? और ये चालकोलिथिक एज से ओल्डर है थोड़ा सा, हम उसको ओल्डर ऐसा नहीं कि बाद में पढ़ रहे हैं चालकोलिथिक के, तो नहीं, चालकोलिथिक के बाद आया, नहीं, कई साइट तो पहले आ चुकी थी या फिर समकालीन भी हम बोल सकते हैं, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। इज दैट क्लियर? और हड़प्पा की अगर हम बात करें, वैसे तो अभी सारी चीज़ें देखेंगे करके, और लेकिन अगर पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे डिफरेंट स्टेट में फैला हुआ है। ये कौन कौन से स्टेट हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं स्टेट्स लिख देता हूँ, वैसे तो पूछेगा नहीं लेकिन हाँ पूछ सकता भी है, जैसे कि पंजाब तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब भी और इंडिया वाला भी पंजाब भी, ठीक है? बट यहाँ पे सिर्फ हम इंडियन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये हो गए, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, वेस्टर्न यूपी, ये इंडिया के हैं। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान का भी पंजाब और पाकिस्तान का सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ पे भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स देखने को मिलती हैं। अब जो साइट हमें पढ़नी है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे आप एक टर्म देखोगे मैच्योर फेज, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पीसीएस वगैरह एग्जाम के लिए बैठने जा रहे हो देन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ ना कि जब नियोलिथिक खत्म हुआ तो धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा था, ठीक है? धीरे धीरे जब ट्रांजिशन हुआ तो पहले वालों को हमने बोला अर्ली फेज वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन के। मैच्योर फेज वो फेज होता है जहाँ पे ब्रॉन्ज एज अपने पीक पे थी, चरम पे थी, जहाँ सारी साइट्स में यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है हमें कि सारे ब्रॉन्ज यूज कर रहे हैं, सारे एक तरह की चीज़ों को यूज कर रहे हैं, भले आपस में बहुत दूर दूर लोकेटेड है लेकिन यूनिफॉर्मिटी बहुत देखने को मिलती है हमें हड़प्पन कल्चर में। और फिर आता है इसमें लेट फेज, जो कि बाद का टाइम है, जब हम आयरन एज में जा रहे थे, वो वाला टाइम है, जब शिफ्ट हो रहा था, वो वाला भी ट्रांजिशन है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेंगे कि मैच्योर फेज क्या है, ठीक? अभी हमने देख लिया कि किस स्टेट में फैला हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट इसकी साइट कौन सी है, बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। नॉर्दर्न मोस्ट में अगर हम बात करेंगे तो मांडा इसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। क्लियर? ईस्टर्न मोस्ट अगर बात करेंगे तो आलमगीरपुर, ये है आपकी पड़ती है उत्तर प्रदेश में, प्रेजेंट है यूपी में। दैमाबाद ये है आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है? और अगर आपसे ये कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड साइट कौन सी थी, तो हाईली पॉपुलेटेड यानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहा करते थे, तो आपकी यही थी दैमाबाद ही। सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, सबसे पहली वाली कौन है, वो सब अभी हम देखेंगे, ठीक? तो दैमाबाद आप क्लियर समझिए, ठीक है? और अगर हम बात करें वेस्टर्न मोस्ट की, तो वेस्टर्न मोस्ट है आपकी सुतका गेंडोर। ये कहाँ पड़ती है, ये आपकी पड़ती है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये है सुतका गेंडोर, यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को लोकेट कर पा रहे हो, ये सुतका गेंडोर। और ये जो पर्टिकुलर तट है, ये जो पर्टिकुलर कोस्ट है, इसको मकरान कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो कहाँ पे देखने को मिलेगी, मकरान कोस्ट या फिर मकरान तट में। क्लियर? और रफली हमें टोटल मतलब एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन हाँ रफली 1500 साइट्स हमें डिस्कवर हुई हैं अभी तक, और अभी भी एक्सकेवेशन इसके चल ही रहे हैं। ऑलराइट, अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ को देखते हैं यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले हम दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ को देखेंगे जो पूरे हड़प्पन या फिर इंडस वाली सिविलाइजेशन की दो सबसे इंपॉर्टेंट साइट अगर मैं बात करूँ तो एक तो खुद है हड़प्पा और दूसरी हमारी मोहनजोदारो, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये। क्लियर? तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हड़प्पा और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मोहनजोदारो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखने का रीज़न है, नीचे सेकंड नंबर पे इसने लिखा बिकॉज यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे हम लोग काफ़ी चीज़ें फिल करेंगे।
अभी के लिए सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने, और यहाँ ये मोहनजोदारो पे मूवी भी बनी थी, आप लोगों ने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी वैसे क्योंकि जब आई थी तो लोगों ने कहा काफ़ी बोरिंग है और उस समय इतना हिस्ट्री इंटरेस्टिंग तो लगता नहीं था, ठीक है, तो इस वजह से नहीं देखी। लेकिन हाँ, ये मूवी बनी थी, ठीक है। ये ऋतिक रोशन और ये बताओ ये कौन है तो ये हम लोग की साइट है जो कि हम एक एक करके देखेंगे, बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है, एंड ऑफ द लेक्चर देखेंगे। थोड़ा सा भी समझ लेते हैं कि जो हड़प्पा है प्रेजेंट डे ये पंजाब में पड़ता है। पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला, ठीक है। रिवर की अगर बात करेंगे तो ये रावी नदी के तट पे है। और मोहनजोदारो की अगर बात करें तो मोहनजोदारो सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है, इन सिंध प्रोविंस, सिंध प्रांत में पड़ता है। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी इंडस जो कि सिंधु नदी है उसके तट में देखने को मिलता है। इसके अगर डिस्कवरर की बात करेंगे तो दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है। और ईयर कौन सा है? 1921, 1921। और 1921 में ही मोहनजोदारो भी, बट ये राखलदास बनर्जी, ये है DR, दयाराम साहनी DR, और ये है RD बनर्जी, ठीक है, राखलदास बनर्जी। क्लियर? आई होप यहाँ तक किसी को कोई कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे पता है, जब मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा तो कुछ टर्म्स यूज होंगे। चलो, या तो पहले तो ये बताओ यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, फिर और कुछ लोग ये फालतू के जो कमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, लड़कियों पे या फिर इधर उधर के, तो मत करें। थोड़ा सा खुद के बारे में सोचें कि आपके घर में भी कोई बहन है ना, मम्मी होंगी, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ रही हैं, जैसे कि कोई रोड साइड छपरी टाइप हो आप लोग हैं। अब वही एक का दुक्का है और वो चिंता मत करिए, बाकी लोग को डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, ये 2-3 दिन में सब छट जाएंगे, ठीक है। ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, 99% लोग तो आंसर दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट ओके ठीक है। आप ये हीरोइन का नाम बताया था, रियली सॉरी, ठीक है। हाँ, पूजा हेगड़े है, मुझे लगा मतलब किसी स्टूडेंट आप कॉमेडी मार्क पास करें, सॉरी। ऑल क्लियर, ओके, ठीक है। तो इसको हम फिल करेंगे, चिंता ना करिए। लेकिन अभी थोड़ा सा, कल एक भाई साहब बोले थे सर स्टोरी की वजह से पढ़ाइए, तो चलो कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बरियल्स भी देखेंगे, बट अभी नहीं। अभी सबसे पहले हम देखेंगे टाउन प्लानिंग। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले अर्बनाइज्ड थे, मतलब अर्बनाइज्ड मतलब शहरी लोग थे, शहर में लोग कैसे रहते हैं, प्लानिंग से रहते हैं, टाउन प्लानिंग थी। अब जैसे हमारी प्रेजेंट टाइम में प्लानिंग है, उससे भी कहीं अच्छी प्लानिंग इन लोगों की थी, टाउन प्लानिंग। हमें कैसे पता चलता है कि ये लोग प्लान्ड तरह से रहते थे? जब हमने एक्सकवेशन किए तो हमने देखा कि ये लोग इस तरह से डिवाइडेड थे यानी कि एक सीटाडेल हुआ करता था और एक लोअर टाउन। सीटाडेल क्या होता है? कुछ नहीं, बस नाम अजीब सा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं, है हायर टाउन, मतलब जो ऊंचाई पे स्थित होता था, जहां पे एक तरह से अमीर लोग रहते थे, या फिर अगर राजा होते होंगे, जो कि हमें एक्जैक्टली तो नहीं पता है, तो वो यहीं पे रहते, जैसे कि ये मतलब ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े यहाँ पे। और बाकी जो लोअर टाउन में कॉमन लोग, ठीक है, कॉमन पीपल रहते थे, कॉमन पीपल। और सीटाडेल, इसको सीटाडेल बोलते हैं। सीटाडेल को हम एक्रोपोलिस के नाम से भी जानते हैं, एक्रोपोलिस। क्वेश्चन पूछेगा, सिटी विदाउट सीटाडेल, सिटी विदाउट सीटाडेल, कौन सी ऐसी सिटी है जहां पे सीटाडेल नहीं मिला? चनहूदड़ो, पाकिस्तान में पड़ती है, यहां पे सीटाडेल नहीं मिला। याद कैसे रखेंगे? सी से सीटाडेल, सी से चनहूदड़ो, ठीक। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा, यहां पे अगर हम देखें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है टाउन, हायर टाउन, लोअर टाउन, ठीक है। और थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि जैसे ये सिर्फ इसीलिए नहीं था, ये इसलिए भी था कि ये पहली बात तो ये वेस्टर्न साइड में होता था, हायर टाउन था और वेस्टर्न साइड में होता था। जब भी मान लो कि कुछ अटैक वगैरह हो गया, अभी क्लियरली तो नहीं पता हमें कि अटैक होते थे उस समय, नहीं होते थे, बिकॉज ये माना जाता है कि इन लोगों के पास जब हमने खुदाई वगैरह करी तो टूल्स वगैरह, कुछ वेपन, हथियार वगैरह बहुत ज़्यादा मिले नहीं, तो सकता है इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं। लेकिन ये इस वजह से बिल्ड किया जाता है सीटाडेल, ताकि अगर मान लो कि कुछ हो कल को इस तरह से अटैक हो तो कॉमन लोग जाके वहाँ पे छिप सकें, ठीक है। तो ये वेस्टर्न साइड में होता था। तो ये मैंने बताया 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है टाउन, लोअर और हायर। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था या फिर 3 सेट में डिवाइडेड था, कौन सी ऐसी साइट है? तो ये है धौलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ती है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था ये सारी चीज़ें, इसमें हम फिल करेंगे अभी सारी चीज़ें, ठीक है। बट अभी ऐसे धीरे धीरे समझ लो, अपने आप काफ़ी चीज़ें तो अपने आप याद हो जाएंगी, बस इक्का दुक्का एक्स्ट्रा बचेंगे। तो धौलावीरा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, हायर टाउन, लोअर टाउन और बीच में मिडिल टाउन भी होता था, मिडिल क्लास के लिए। ये बिल्कुल गरीब के लिए वो बिल्कुल अमीर के लिए, और मिडिल टाउन होता था जो कॉमन पीपल है, मिडिल क्लास लोगों के लिए, वो सिर्फ धौलावीरा में। बाकी जगहों पर सीटाडेल और लोअर टाउन, सीटाडेल को एक्रोपोलिस के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं ग्रिड सिस्टम। यहाँ से भी पता चलता है टाउन प्लानिंग। ग्रिड सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे रोड्स कट ईच अदर एट राइट एंगल्स और एट 90 डिग्रीज। यहाँ पे देखिए ये मेन रोड है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है। और आज भी अगर हमें टाउन प्लानिंग देखनी है, तो जैसे कि अगर प्रेजेंट में बात करें इंडिया में, तो चंडीगढ़ वगैरह में अगर आप जाएंगे तो इस तरह की टाउन प्लानिंग देखती है। हर जगह तो अभी भी नहीं देखने को मिलती है। मतलब इसकी ये खासियत होती है कि हवा चली और हवा से ही पूरा जो गंदगी वगैरह यहाँ पे सारी जो चीज़ें पड़ी हुई अपने आप साफ हो गई हवा से ही, इतना एफिशिएंट। तो ये जो गड्ढे देख रहे हैं ना, ये गड्ढे, ये भी अभी देखेंगे, गड्ढे भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं टाउन प्लानिंग को लेकर। लेकिन आई होप ये समझिए, अभी हमने टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन के बारे में 2 चीज़ें पढ़ी। एक तो सीटाडेल, और ये मत बोलना कि सीटाडेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीटाडेल ही बोलते हैं, ठीक है। और निचला कस्बा ही हो जाएगा, इतनी आई होप हिंदी आती होगी आपको, ठीक है। तो सीटाडेल और लोअर टाउन। फिर हमने पढ़ा ग्रिड सिस्टम है, जहाँ पे रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। ग्रेट बात मिला। विशाल स्नानागार इसको हिंदी में बोलते हैं, विशाल स्नानागार। ये है विशाल स्नानागार। कहाँ से मिला? सीटाडेल तो हर जगह है, ठीक, चंगुदड़ों को छोड़ के। ग्रेट सिस्टम भी हर जगह है, ग्रेट बात हर जगह नहीं है। विशाल स्नानागार, बाथिंग साइट है हर जगह, जितनी भी हड़प्पन साइट मिली ज़्यादातर में, लेकिन विशाल स्नानागार यानी कि सबसे बड़ा जो स्नानागार है वो मिला हमें कहाँ पे? ये आपका मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो साइट में, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। तो ग्रेट बाथ जो है ये लोकेटेड था आपका सीटाडेल में, सीटाडेल में, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जो अमीर लोग होते हैं जहाँ पे रहते थे वहाँ पे लोकेटेड था। यहाँ पे लोग, ये माना जाता है, रिचुअल बाथिंग के लिए आते थे। रिचुअल बाथिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि कुंभ में नहाने जाते हैं तो रिचुअल है, वो एक रिचुअल है, मतलब धार्मिक पर्पज से नहाने जाते हैं। तो वैसे धार्मिक पर्पज से लोग यहाँ पे नहाने के लिए आया करते होंगे।
हम ये कैसे बोल सकते हैं कि धार्मिक पर्पज से ही आते थे? यहाँ पे कुश्ती वगैरह भी तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि यहाँ पे कुश्ती वगैरह भी लड़ाई जाती हो। तो ये हमें पता चलता है। ये जो आप देख पा रहे हैं साइड में, आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये चेंजिंग रूम्स हैं, ये चेंजिंग रूम्स है। तो ये माना गया ये आपका ग्रेट बाथ ही है, जहाँ पे लोग रिचुअल बाथिंग के लिए आते हैं, रिचुअल पर्पस है। और इसका जो फ्लोर है ये हमें बर्न्ट ब्रिक्स का है बना हुआ है। किसका बना हुआ है? बर्न्ट ब्रिक्स, यानी जली हुई ईंटों का बना हुआ है। और ये भी हमें एक अर्बनाइजेशन का ही सिंबल देता है। आज भी जो हम अपने घर बनाते हैं वो पक्की ईंटों से बनाते हैं, कच्ची से नहीं, बर्न्ट ब्रिक्स से बनाते हैं। ठीक, बाकी जो हमें सिविलाइजेशन बाकी जगहों पे इसी टाइम पे जो ब्रॉन्ज एज के सिविलाइजेशन थे दूसरी जगहों पे, जैसे इराक में जिसको मेसोपोटामिया बोलते हैं, भी हम लोग देखेंगे उसको भी, चाइना में, इजिप्ट में, वहां पे तो बर्न ब्रिक्स का यूज अभी भी नहीं था। ठीक है, और था भी तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, इतना एक्सटेंसिव यूज नहीं था। ठीक, और ये जो ग्रेट बाथ आप देख सकते हैं किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है ये। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। अब आते हैं ग्रेट ग्रैनरी, विशाल अन्नागार यानी कि जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, जहाँ पे अन्न का भंडारण किया जाता था। ठीक है, तो ग्रेट ग्रैनरी अगर बात करें तो इट वॉज द लार्जेस्ट साइट, इट वॉज दी लार्जेस्ट साइट बोल रहा हूँ, लार्जेस्ट बिल्डिंग या फिर लार्जेस्ट स्ट्रक्चर। जितने भी हमें स्ट्रक्चर्स मिले हैं किसी भी साइट से, उसमें से सबसे बड़ा जो है वो ग्रेट ग्रैनरी, बहुत बड़ी थी। ऐसा नहीं कि अन्नागार और जगहों में मिले नहीं, लेकिन इससे बड़ा कहीं मिला नहीं। ठीक, जैसे कि बाथिंग साइट्स ऐसा नहीं और जगह मिली नहीं, लेकिन इससे बड़ा मिला नहीं, जो कि मोहनजोदारो में। ये भी कहाँ से मिला? मोहनजोदारो से ही मिला है, मोहनजोदारो। और ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताता है ग्रैनरी, काफ़ी सारी चीज़ें क्या बताता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही बस। ये है ग्रैनरी एट हड़प्पा, ये क्या? मोहनजोदारो। कंफ्यूज नहीं होना कि सर हड़प्पा मोहनजोदारो क्या? हड़प्पा भी जैसे हड़प्पा एक साइट है, वैसे मोहनजोदारो एक साइट है, वैसे चंदुदुर्ग एक साइट है, वैसे धोलावीरा एक साइट है, सब साइट है। हड़प्पन इस पूरे सिविलाइजेशन को हड़प्पा इसलिए बोल देते हैं क्योंकि पहली साइट जो मिली थी वो हड़प्पा थी, इसलिए उसके नाम पे हमने पूरे सिविलाइजेशन का नाम ही रख दिया। तो हड़प्पा कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, ऐसा नहीं कि बाकियों से ऊपर है कुछ, बस उसके नाम पे पूरे सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया, बस बात खत्म। तो हड़प्पा में जो ग्रैनरी होती थी वो इस तरह होती थी, एक नहीं थी, यहाँ पे क्या थी? एक थी, बहुत बड़ी थी। यहाँ पे इस तरह टोटल 12 ग्रैनरी हमें मिली, टोटल 12, जो 6 के दो रो में थी, 6 इन ईच रो। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इन ईच रो। क्लियर? एक्सटेंसिव ड्रेनेज सिस्टम, ये हमें बताता है कि किस तरह की लोगों टाउन प्लानिंग किए हुए थे और ये लोग अर्बनाइज थे। अभी हम टाउन प्लानिंग टॉपिक पे ही हैं। पहले हमने देखा सीटाडेल एक था, ग्रिड सिस्टम देखा, बाथ देखा, ठीक है, विशाल स्नानागार देखा, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी देखी, ग्रैंडियर हड़प्पा देखी, जो सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि किस तरह से अर्बनाइज थे, सारी चीज़ें स्टोर करके रखते थे। अब आते हैं ड्रेनेज सिस्टम पे। तो यहाँ पे घर रहा करते होंगे और हर घर का जो भी वेस्ट मटेरियल था वो एक कॉमन जो ड्रेनेज सिस्टम था उससे जॉइंट था, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल रहता था वो इसमें जाता था, ये ठीक है, यहाँ से जाता था। और बीच बीच में आपको यहाँ पे मैन होल्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे प्रेजेंट डे में भी आप देखते हैं ना मैन होल्स होते हैं, जहाँ पे जो मान लेते हैं कुछ क्लॉगिंग हो गई, कुछ फंस गया तो इसको खोल के साफ किया जाएगा। ठीक, ये आज भी इतना एक्सटेंसिव ड्रेनेज सिस्टम हमें नहीं देखने को मिलता है कई जगहों में, और इनका मतलब ये इससे हमें ये पता चलता है ये हेल्थ और हाइजीन का अपना बहुत ध्यान रखते थे। और हाँ, मुझे पता है कुछ लोग हिंदी में बोलेंगे, ठीक है, तो निकासी व्यवस्था, ठीक है, निकासी व्यवस्था यानी कि जो जल निकासी जो वेस्ट मटेरियल है उसकी निकासी की व्यवस्था थी। आई होप यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर हो गई हों, तब मैं एग्रीकल्चर पे बढ़ूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 1:4 ब्रिक का रेशियो था, बिल्कुल रेशियो था, लेकिन वही ना वो सारी चीज़ें पूछी नहीं आती हैं, तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हाइट कम रहती थी उसकी, जो सीटाडेल का वेस्टर्न साइड था उसकी हाइट कम रहती थी, बिल्कुल नहीं, वो लेंथ नहीं पूछेगा। लेंथ आपकी जैसे कि जो आपके बुक्स हैं एनसीईआरटी वगैरह में मेंशन है, लेकिन क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, तो फालतू में मैं आपको बहुत ज़्यादा डेटा के साथ लोड नहीं करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा को इन्वेंट किया, ठीक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो को, लेकिन हम सारी साइड का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने को तो है सारी साइड के भी, लेकिन जब उसकी जरूरत नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे उस चीज़ को, गटर बोलते हैं हिंदी में, बिल्कुल। चलो, तो एग्रीकल्चर पे हाँ हिंदी तो टर्म्स यूज़ करना ही पड़ेगा। कल तो आप लोगों ने मतलब कमेंट पे रुक ही नहीं रहते हिंदी हिंदी हिंदी, जबकि उन्हें का कोशिश ही काफ़ी सारे टर्म्स हिंदी बोला। ठीक है, तो आप लोग एकदम खैर एग्रीकल्चर पे आते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें, हमें सबसे पहली चीज़ तो हमें एग्रीकल्चर के बारे में ऐसे पता चलता है कि कुछ हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिला है, जैसे कि हमें मिला वीट, गेहूँ मिला, हमें मिला बार्ले, ठीक, हमें मिला पीस यानी कि जो मटर है, ठीक है, हमें राई मिली, ये सारी चीज़ें हमें मिली, जिससे हमें पता चलता है। और भी चीज़ें मिली जैसे कॉटन वगैरह भी मिला हमें, ठीक है, कॉटन भी मिला। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि लोग एग्रीकल्चर करते थे। और फिर ग्रैनरी, इतना बड़ा विशाल अन्नागार है, अन्न स्टोर करते थे तो अन्न तो होता ही होगा, ठीक है। और हमें एक प्लॉशेयर भी मिला, यानी कि जिससे जुताई वगैरह होती है, प्लॉशेयर। ये हमें मिला कालीबंगान, ये एक साइट है राजस्थान में पड़ती है। ठीक, एग्रीकल्चर के लिए ये लोग गबरबंद का यूज़ करते थे। गबरबंद क्या होते हैं? नाला, मतलब कि एक तरह का हम बोल सकते हैं वाटर स्टोर करने के लिए। नाला वो मैं समझना जो हम लोग नाला वो गंदा पानी बहता है, नाला मतलब ये पानी स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे, जिसको गबरबंद बोलते हैं। ठीक है, टू स्टोर वाटर। और ये कहाँ से मिले? हर जगह से नहीं मिलेगा, ये बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, इस जगहों में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान। और यहाँ पे पता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर था, ये बिलीव कर पाना अर्ली हिस्टोरियंस के लिए बहुत मतलब हजम नहीं हो रही थी बात। रीज़न ये है कि अभी प्रेजेंट डे जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, तो प्रेजेंट डे वो एग्रीकल्चर रिच रीजन नहीं है, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। लेकिन ये माना जाता है कि पहले उस टाइम पे, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, यानी 2500 BC की, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2500 साल पहले की, ठीक है, तब यहाँ पे बहुत फर्टाइल जमीन थी, बहुत फर्टाइल जमीन थी। और ये फर्टाइल जमीन जो है इंडस सिंधु नदी की वजह से क्रिएट हुई। पहले इसका रास्ता कुछ और था, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लडिंग होती थी, बाढ़ आती थी, बाढ़ की वजह से अच्छी मिट्टी, सिल्ट आती थी, जिसकी जो उस लैंड को फर्टाइल बनाती थी।
क्लियर। और इसी वजह से एग्रीकल्चर यहाँ पे जो माना जाता है कि जो सोइंग होती थी यानी कि जो बुआई होती थी वो नवंबर के टाइम पे, और जो कटाई होता था जो हार्वेस्ट, ये रटने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, वो अप्रैल के टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे ये बुआई और कटाई का टाइम होता था, ठीक है। और ये मेनली आपके पेस्टोरल कम्युनिटी थे यानी चरवाह थे, तो मेनली आपके एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे और पेस्टोरल भी थे, ठीक है, देवर चरवाह, ठीक है, क्लियर। तो एग्रीकल्चर को ये बहुत प्रैक्टिस करते थे। और कुछ यहाँ पे और कुछ, हाँ, जैसे कि एक चीज़ ध्यान रखना कि राइस के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। एक साइट है राइस लोथल से, लोथल ये गुजरात में पड़ती है साइट, ठीक है, तो हमें लोथल से मिलता है। लोथल में और भी बहुत सारी चीज़ें मिली, हम देखेंगे करके, ठीक है। वो अभी बस इतना आप समझ लो कि राइस मिला था लोथल से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, पीपल वर फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर वर अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, कपास की खेती करने वाले ये पहले थे। इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। कुछ ऐसा डब्बा में बंद करके रखा होगा किसी ने कॉटन, तो वो जब हमने एक्सकेवेट किया तब हमें पता चला नहीं, वैसे तो कॉटन का ही मिलने वाला तब का 25, मतलब जीसस के जन्म से 2500 साल पहले, और फिर उसमें और 2000 साल जोड़ दो, है कि नहीं। लेकिन फिर भी वो कुछ कंटेनर में जिसने बंद करके रखा होगा तो वो अभी भी मिला कॉटन। और हमें कुछ स्पिनिंग व्हील्स भी मिले, वो जो चरखे वगैरह होते हैं, तो हमें पता चला कि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी अच्छी थी और कॉटन। अब इस कॉटन को जो ग्रीक्स थे, ग्रीक लोग वो सिंडन बोलते थे। सिंडन इसलिए बोलते थे क्योंकि सिंध प्रांत में ये मतलब सभ्यता थी और सिंध प्रांत में इसको गाया जाता था, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया सिंडन, क्लियर। अब आते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या ये एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे? क्या उनको रखते थे अपने घर में? बिल्कुल रखते थे। किन किन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे और हमें कैसे पता चला? तो जैसे ये बफेलो को डोमेस्टिकेट करते थे, ठीक है, गोट्स हो गई, ठीक है, यानी कि बकरी हो गई, भेड़ हो गई, शीप हो गई, ठीक है, और पिग हो गए, ठीक है, बफेलो बता दिया, ऑक्सन हो गए आपके, तो ये सारे जानवरों को करते थे। और गधों का इस्तेमाल करते थे, एसेस का, और ऊँटों का किसके लिए? गुड्स कैरियर के लिए, है ना, सामान ढोने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इनको मतलब काऊ को डोमेस्टिकेट नहीं किया था, ठीक है। काऊ के बारे में साक्ष्य यानी गाय के बारे में यहाँ पे साक्ष्य हमें नहीं मिलते, वो हमें वैदिक काल में मिलेंगे, ठीक। अब एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ये है कि हॉर्स मिला कि नहीं, घोड़े के साक्ष्य। तो आप कई जगह में देखोगे कि हाँ मिले सुरकोतला में। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सुरकोतला साइट है यहाँ पे घोड़ा, सुरकोतला और घोड़ा, तो इसके साक्ष्य मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हमें, सिर्फ एक बोन मिली। और हॉर्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ यही मिला। अगर हॉर्स के बारे में लोगों को पता था तो बाकी साइट में क्यों नहीं मिले? हॉर्स की बोन्स मिलनी चाहिए थी। और यहाँ पे जो मिले, ऐसा नहीं पूरा स्केलेटन मिल गया ना, एक बोन मिली, तो हो सकता है कि कोई आया और किसी ने गाड़ दी हो, ठीक है। तो इसीलिए यूपीएससी तो यही मानता है, वैसे मुझे पता है यूपीएससी ने इसलिए पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पे हॉर्स के रिमेन्स नहीं मिले। इन लोगों को हॉर्सेस के बारे में नहीं पता था। अगर पूछ लेता है कि हॉर्स के साक्ष्य कहाँ से मिले, ऑप्शन में सुरकोतला आप मार करके आएंगे। लेकिन अगर ये पूछेगा कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में पता था, आंसर इज नो, ठीक। अब इन सारे एनिमल्स के बारे में पता था, और यहाँ तक कि एक चीज़ और, जैसे कि हमें पता चलता है कि इनको एलिफेंट के बारे में पता था, और उसके रीजन कई रीजन है, क्योंकि दांत भी मिले, ठीक है, एलिफेंट्स के और राइनो के बारे में, और इनको सील्स में भी पाया गया। व्हाट इज सील? सील आपने वर्ड सुना होगा, सील कर दिया, है ना, ठप्पा लगा दिया, सील कर दिया। तो ये सील होती थी जो यूजुअली डिफरेंट चीज़ों की बनी होती थी, अभी हम देखेंगे किस चीज़ की बनी होती थी, लेकिन हमें ये सील्स में ये देखने को मिलते हैं डिफरेंट तरह के जानवर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे सील देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल सील नहीं है, ये है पशुपति की सील। ये किसकी है? पशुपति की सील। पशुपति यानी जो हमारे शिव महादेव शिव जी हैं, वो उनका ओरिजिन आप बोल सकते हो कि उन्हीं की ये सील है, उन्हीं को रिप्रेजेंट किया गया है। वो हम कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज ये जो है ये प्रोटो शिवा जो बोल सकते हैं, प्रोटो शिवा, इनको यौगिक पोस्चर में दिखाया गया। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये उन मतलब हड़प्पन सभ्यता के लोगों के भगवान हुआ करते होंगे, और इनके अराउंड यहाँ पे हमें कई सारे जानवर देखने को मिल रहे हैं। तो कई बार ये पूछता है कि कौन सा जानवर इनमें से पशुपति सील में नहीं था, ठीक है। ये आपको टाइगर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 हिरन है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सींग वाला कुछ जानवर देखने को मिल रहा है, ये एलिफेंट है। तो ये सब क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसको याद रखो बेटर डियर से, ठीक है। कैसे याद रखोगे? बेटर डियर। तो डियर से तो डियर हो गया, पैरों में 2 हिरन है। एक है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बफेलो, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बफेलो। ई से है एलिफेंट, ये एलिफेंट देखने को आपको मिल रहा है। तो भाई पता था एलिफेंट के बारे में, तभी तो एलिफेंट उनको सील उनकी सील में दिखा। और ये सील का यूज़ किस लिए करते थे अभी हम देखेंगे, ट्रेडिंग पर्पस के लिए। कैसे ट्रेड करते थे सील का यूज़ करके, देखेंगे वो भी अभी, ठीक है। टी से टाइगर हो गया आपका, आर से राइनो हो गया, राइनो। और ये जो राइनो है, जो एक सींग वाला गेंडा में दिख रहा है, इसी को यूनिकॉर्न भी बोला गया कहीं कई जगह पे। तो यूनिकॉर्न अगर पूछ लेगा कि यूनिकॉर्न के बारे में पता था कि नहीं, तो बिल्कुल पता था। यूनिकॉर्न एक वन हॉर्न, एक सींग वाला एक जानवर होता है, वन हॉर्न एनिमल होता है। यूनिकॉर्न शब्द का इस्तेमाल स्टार्टअप जगत में भी किया जाता है। जब किसी कंपनी का वैल्यूएशन कितना टच कर देता है तो जरा बताइए उसको, हम उस कंपनी को यूनिकॉर्न बोलते हैं। अभी भारत में आई थिंक 101 यूनिकॉर्न कंपनी है। तो जब $1 बिलियन किसी कंपनी का रेवेन्यू टच कर जाता है तो उसको हम यूनिकॉर्न का दर्जा देते हैं। खैर ये चीज़ आप समझिए पशुपति सील के बारे में, ठीक। अब आते हैं टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट के बारे में, थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या ये मतलब क्राफ्ट करते थे, क्या क्या ये लोग काम किया करते थे। तो हमने अभी देखा था कि लोग ब्रॉन्ज के बारे में पता था, तो ये ब्रॉन्ज के टूल्स बहुत सारे मिले, जैसे कि कुल्हाड़ी हो गई, फरसा हो गया, मतलब इस तरह के हमें टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज किसका बना होता है? कॉपर का और टिन का। तांबा और टिन का, तांबा कहाँ से लाते थे? राजस्थान से, और टिन लाते थे अफगानिस्तान से। ध्यान रखना, दे डिड नॉट न्यू अबाउट आयरन। लोहे के साक्ष्य नहीं मिले। तो एनिमल में काऊ के बारे में नहीं पता था, और यहाँ पे मेटल में आयरन के बारे में नहीं पता था। इस पे क्वेश्चन आता है। ये लोग टेक्सटाइल का काम अच्छा जानते थे, करते थे। कपड़े का कैसे पता चला? टेक्सटाइल का अच्छा काम करते थे, कपड़े का। कॉटन मिला एक तो, चाहे वो मिले जो आपके स्पिनिंग व्हील्स होते हैं ना, जो चरखा होते हैं वो मिले हमें, ठीक है। ब्रिक बनाने का, ईंटें बनाने का काम करते थे, जिसको हम ब्रिक लेइंग बोलते हैं, ठीक है। ये बोट मेकिंग करते थे, यानी नाव भी बनाते थे, बोट मेकिंग। अभी नाव बनाते थे, हमें कैसे पता चला? ये भी हमें सील से पता चला। यहाँ पे देखिए ये एक सील है जिसमें कि नाव को दर्शाया गया है,
ठीक है। ये लोग और भी बहुत सारे काम करते थे, जैसे कि ये लोग ज्वेलरी बनाते थे, बीड बनाते थे, बीड मेकिंग करते थे और ज्वेलरी बनाते थे। अब ये बीड और ज्वेलरी क्या होती है? तो मोती देखा आपने, मोती में धागे को पिरोया जाता है, कैसे पॉसिबल होता है? जब उसमें छेद किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं बीड। जब किसी ऐसे ऑर्नामेंट में छेद किया जाता है तो उसको बीड बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इसमें मोती है, मोतियों की माला है, इसको हम बोलते हैं बीड। ये लोग ज्वेलरी से बहुत प्यार करते थे, मतलब एक फैशन सेंस इनका बहुत अच्छा था। ठीक है, ज्वेलरी हमें मिलती है, गोल्ड ज्वेलरी मिलती है, प्रेशियस स्टोन। ये जो स्टोन है ये जेडाइट स्टोन है, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। हरे कलर का पत्थर है जो कि दार्जिलिंग हेडिंग से मिला। किस स्टेट में प्रेजेंट है जरा कमेंट में बताएंगे। दार्जिलिंग हेडिंग। तो ज्वेलरी हमें बहुत सारी मिली यहाँ से, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले। और ये गोल्ड इन लोगों को कहाँ से मिला? गोल्ड यहाँ पे तो होता नहीं था, तो ये माना जाता है जो गोल्ड है, ये लोग जो कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ मूवी बनी थी कोलार गोल्ड फील्ड, वो कर्नाटक में है, कोलार गोल्ड फील्ड। तो ये लोग गोल्ड को माना जाता है कि कर्नाटक से लाते थे। और जो एक्सटेंसिव जो प्रेशियस स्टोन है, जैसे कि ये तो असम में है, बाकी और भी जो प्रेशियस स्टोन है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से ये लोग लेके आते थे। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमें पॉटरी भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है, पॉटरी। और पॉटरी की अगर हम बात करें, ये हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज पॉटरी मिलती है हमें, घड़े वगैरह मिलते हैं, कल भी पॉटरी के बारे में बताया था। और पॉटर्स व्हील मिलता है। व्हाट इज दिस पॉटर्स व्हील? जिससे कि पॉटरी बनाई जाती है, जिससे कि मटके वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसको हम पॉटर्स व्हील बोलते हैं। तो ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब बताइए यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं, देना आगे बढ़ेंगे। अब असम सही है, श्वेता, धीमान, प्रीति, प्रियंका, गुनीश, सेजल, नवदीप सर, मैं फिर ठीक है नवदीप, और अच्छी क्वालिटी में हो जाएंगे, चिंता नहीं। सनी को पसंद, सबका सही है, विशाल, सैन विश्वास, लैस लजूली अफन, वो लैस लजूली नहीं है, सैन विश्वास वो लैपिस लजूली है। वो भी अभी देखेंगे, जब हम अभी ट्रेड देखेंगे ना, व्यापार देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे लैपिस लजूली का लोग ट्रेड करते थे और किसके साथ ट्रेड करते थे वो भी देखेंगे। वो नीले कलर का पत्थर होता है, ये हरे कलर का होता है जेडाइट, और वो नीले कलर का होता है। ऑल क्लियर? ओके। पुनीत, शिवांगी, सौरभ, बिल्कुल रेड एंड ब्लैक वेरी होती थी पॉटरी। ठीक है, मेनली अभी तक भी वही आपकी रेड एंड ब्लैक ही होती थी मेनली। ठीक है, लेकिन काफ़ी पॉलिश्ड होती थी, काफ़ी शाइनी पॉटरी होती थी, काफ़ी चमकदार। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं ट्रेड, व्यापार इनका देखते हैं। तो व्यापार किस किस चीज़ से करते थे लोग? व्यापार। और हमें पता कैसे चला कि वो लोग व्यापार करते थे? तो हमें सील्स मिलती हैं। सील अभी होती क्या, अब समझो। जैसे कि मान लो आपने भी देखा होगा, जैसे मान लो कोई बक्सा वगैरह होता है, हमें कहीं भेजना होता है, तो हम सील लगा देते हैं उसमें, ताकि अगर वो टूटे तो पता चल जाए कि इसको खोला गया है। तो ऐसे ही लोग जब ट्रेड करते होंगे सामान का, तो भर के भेजते होंगे। कहाँ भेजते होंगे? जिससे करते होंगे। किससे करते थे? ये माना जाता है मेसोपोटामिया के लोग से करते थे। ये मेसोपोटामिया क्या है? उसी समय का सिविलाइजेशन है इन इराक। ये भारतीय महाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो इराक में था। पता कैसे चलता है? बिकॉज मेसोपोटामिया में हड़प्पा की टूटी हुई सील मिलती है, तो ये माना जाता था वहां से सामान आता था और ये तोड़ा जाता था यहाँ पे, और हड़प्पन सील्स से हमें पता चला कि इनके साथ ही ट्रेड करते थे। न सिर्फ ऐसे, बल्कि यहाँ का जो लिटरेचर है जिसको कि पढ़ा जा चुका है, हमारा वाला जो इंडस वाला है, आईवीसी वाला, वो नहीं अभी तक डिसाइफर हो पाया, लेकिन इनका डिसाइफर हो गया है, जिसमें इन लोगों ने मेलुहा के साथ ट्रेड के बारे में बताया है। मेलुहा, हाँ, ये जो लोग हड़प्पा भी हम लोग कर रहे हैं, इंडस वाली सिविलाइजेशन, उस समय इसको मेलुहा के नाम से लोग बुलाते थे। हम हड़प्पा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हड़प्पा पहली साइट डिस्कवर हुई, वो थोड़ी ना हड़प्पा बुलाते होंगे। ठीक है, अब जैसे आज मान लेते हैं कि अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद वो लोग थोड़ी ना, अहमदाबाद अगर कोई जो वहाँ पे रहता होगा अहमदाबाद बुलाता होगा, उनका कुछ और नाम होगा। तो वहाँ पे ये लोग मेलुहा बुलाए मेसोपोटामिया वाले लोगों ने, तो ऑब्वियस बात है हड़प्पा लोग भी खुद को मेलुहा ही बुलाते होंगे। जैसे अगर मान लो कि अमेरिका वाले हमें इंडिया बुलाते हैं, तो हम इंडिया ही बुलाते हैं ना अपने देश को। ठीक है, तो वैसे हमें पता चला। ठीक है, और साथ ही साथ हमें वेट्स एंड मेजर्स मिले, यानी कि नापने तोलने के वेट मिले। ठीक है, और वेट्स एंड मेजर्स हम कब यूज करते हैं? मेनली जब हम चीज़ों का लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं। और वेट्स एंड मेजर्स बहुत ही ऐसे नहीं, ऐसे काम चलाऊ टाइप थे, बहुत ही वेल डिफाइंड थे। 16 के मल्टीपल में थे, ध्यान रखना, 16 या फिर उसके मल्टीपल्स में देखने को मिलते हैं। क्या आपको पता है कि 16 आना बराबर 1 रुपया होता है? आज भी 16 आना में 1 रुपया, और वो लोग भी 16 के मल्टीपल में ही वेट्स एंड मेजर्स को यूज करते थे, इससे हमें पता चलता है। ठीक, लेकिन करेंसी वो यूज नहीं करते थे जैसे हम आज यूज करते हैं ना, कि पैसा दे दिया, या फिर मेटल करेंसी भी यूज नहीं करते थे वो लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। दे यूज्ड बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है लेन देन, कि आपको गेहूं की जरूरत है, मुझे चावल की जरूरत है, आपने मुझे गेहूं दे दिया, मैंने उसी एवज में आपको चावल दे दिया। यानी करेंसी को एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जिसको जो जरूरत है वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। दैट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। क्लियर? अब हमें कुछ ट्रेडिंग कॉलोनी भी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिलमुन और मगान, ये दो साइट हैं, दो जगह हैं जिनको की ट्रेडिंग इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस के तौर पे यूज करते थे। ये दोनों हमें पर्शियन गल्फ में देखने को मिलती हैं, पारस की खाड़ी में देखने को मिलते हैं। ये दोनों इंटरमीडिएट स्टेशन थे, इंटरमीडिएट स्टेशन। ये मेलुहा यानी कि जो हमारे इंडस वाली सिविलाइजेशन, ये लोग जब अफगानिस्तान से या फिर मेसोपोटामिया के लोगों से ट्रेड करते थे, यानी इराक जब जाते थे, तो ये इंटरमीडिएट स्टेशंस थे, यानी कि यहाँ पे रुकते थे इनके शिप्स वगैरह। शिप्स के बारे में तो उन्हें पता ही था, हमें सील से पता चलता है, बिकॉज सील्स में उनको दर्शाया गया है। क्लियर? तो ये आपके ट्रेडिंग स्टेशन थे। यहाँ पे अफगानिस्तान में एक हमें हड़प्पा की साइट देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था, शौतुगाई। ये भी जो शौतुगाई है, ये इनके लिए एक ट्रेडिंग कॉलोनी हुआ करती थी। अफगानिस्तान में जब ये लोग ट्रेड करते थे तो इनकी कॉलोनी यहाँ पे बना रखी थी। इट वॉज अ ट्रेडिंग कॉलोनी। क्लियर? और किस चीज में ट्रेड करते थे? बहुत सारी चीजें, जैसे कि ग्रैनरी हो गई। अब जो अन्न है, अन्नागार बना रखा था, किस लिए बना रखा था? कि जो एक्सेस होगा उसको एक्सपोर्ट कर दिया करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये ट्रेड करते थे कहाँ पे? मेनली मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन था। और कहीं कहीं पे आप नाम देखोगे टिग्रिस और यूफ्रेट्स, अगर ये नाम दिख जाए तो कुछ नहीं, ये दो नदियों के नाम है मेसोपोटामिया में ही, प्रेजेंट डे में भी है। ये टिग्रिस और यहाँ पे ऐसे करके यूफ्रेट्स नदी थी। तो ये जैसे कि हम बोलते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस नदी का नाम है, वैसे टिग्रिस और यूफ्रेट्स मेसोपोटामिया के दो, जैसे हमारे यहाँ साइड है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वैसे मेसोपोटामिया टिग्रिस यूफ्रेट नदियों के नाम पे थे। क्लियर? तो इनके साथ ट्रेड करते थे।
और ये लैपिस लजूली का भी बड़ा लंबा लंबा ट्रेड करते थे, बहुत दूर दूर तक ट्रेड करते थे। किसका? लैपिस लजूली का। लैपिस लजूली क्या है? कुछ नहीं है, एक तरह का नीला पत्थर है बस, ठीक है। ब्लू स्टोन है, ब्लू प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो सील्स हमें मिली है, जो सील्स मिली हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो हमें सील्स मिली है ये ज़्यादातर किसकी बनी हुई है? तो ये ज़्यादातर आपकी स्टीएटाइट की या फिर टेराकोटा की बनी हुई है। ज़्यादातर तो स्टीएटाइट की बनी हुई है। ये स्टीएटाइट क्या है? एक तरह का सॉफ्ट पत्थर है। टेराकोटा की भी बनी हुई है। टेराकोटा क्या है? मिट्टी को पका के जो बनाया जाता है, एक तरह की ईंट जो है ना, वो है टेराकोटा। बट ईंट से थोड़ा सा अलग होती है। मिट्टी को क्ले मिट्टी को लेते हैं, थोड़ा चिपचिपी के उसको थोड़ा सा पकाते हैं, आग में गर्म करते हैं, उसको टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी है। स्टीएटाइट क्या है? ये पत्थर है, सॉफ्ट पत्थर है, ठीक है। और भी चीज़ों की बनी होती थी, जैसे कि अगेट की बनी होती थी, गोल्ड की बनी होती थी, कॉपर की बनी होती थी, फैंसी करके बनी होती थी, चर्ट की बनी होती थी, ठीक है। बट स्टीएटाइट और टेराकोटा ध्यान रखना, ज़्यादातर जो हमारी सील्स हैं वो स्टीएटाइट की बनी होती थी, ठीक है। और टेराकोटा की भी कुछ सील्स हमें देखने को मिलती हैं। अब आते हैं पॉलिटी यहाँ की कैसी थी। पॉलिटी में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे ट्रेडिंग देखे, ट्रेड वेड हो रहे हैं, कोई टेंपल मिला ही नहीं, नो टेंपल फाउंड है, कोई मंदिर नहीं मिला। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे प्रीस्टली क्लास का डोमिनेशन नहीं था। मेसोपोटामिया का जब टेक्स्ट पढ़ते हैं वहाँ पता चलता है कि प्रीस्ट यानी कि जो पंडित वगैरह होते होंगे, जो धर्म के अच्छे जानकार होते थे, उनका रूल चलता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। क्यों? कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज यहाँ कोई मंदिर ही नहीं मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा भगवान की बहुत ज़्यादा कोई हमें मूर्तियाँ भी नहीं मिलती हैं। और यहाँ पे ये लोग बहुत ट्रेड पे फोकस करते थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रेडिंग कम्युनिटी थी जो एग्रीकल्चर करती थी और ट्रेड करती थी। तो जो ट्रेडिंग क्लास था, यानी कि इट वाज, हम ये बोल सकते हैं कि इट मे हैव बीन रूल्ड बाय अ मर्चेंट क्लास, यानी कि यहाँ पे मर्चेंट क्लास का रूल रहता होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? पॉलिटी में इतना पढ़ना है। नाउ दी आई थिंक दिस इज द लास्ट नहीं सेकंड लास्ट हमारा रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि किस तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस रखते थे। तो हमें एक ये मिलता है, ये क्या है? ये टेराकोटा का बना हुआ टेराकोटा फिगर ऑफ अ विमेन। इसकी खासियत है, इसके एम्ब्रियो से यानी भ्रूण से एक पेड़ को उगता हुआ दिखाया गया है, अ ट्री ग्रोइंग आउट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। विमेन, अ ट्री, यहां पे लिख देता हूं, अ ट्री ग्रोइंग आउट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण से एक ट्री, पेड़ जन्म ले रहा है। यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि ये लोग पृथ्वी की जो पूजा है वो एक देवी की तौर पे करते थे, जिसको उसी से रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी मदर गॉडेस अर्थ जो है, उनको एज अ मदर गॉडेस के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा, या फिर फर्टिलिटी गॉडेस की हमें पूजा करते हैं कि हमें और उपज दो। इससे हमें पता चलता है थोड़ा सा। और हमें एक यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो पशुपति सील थी, मेल डीटी, वो भी तो मैंने आपको बताया, उससे भी तो हमें पता चलता है कि लोग शिव जी को लगता है मानते थे और शिव जी की पूजा करते होंगे, ठीक है। वहां पे हमने देखा था कि किस तरह से मेल डीटी को वहां पे एक यौगिक पोस्टर में दिखाया गया। 3 हॉर्न हेड्स हैं उनके, 3 हॉर्न यानी 3 सींग निकले हुए, अगर आपने उस पिक्चर में ढंग से नोटिस किया हो, हेड्स, ठीक है। तो इनको पशुपति महादेव के रूप में रिप्रेजेंट, मतलब ऐसा माना गया। वो सील है, ठीक है, जो कि स्टीएटाइट की बनी हुई है, ये टेराकोटा की बनी हुई है। क्लियर? और ये लोग जो है आपका फैलस और योनि को भी वर्शिप करते थे। ये फैलस और योनि क्या होता है? तो फैलस जो है ये मेल जेनिटल ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसकी आज भी हम पूजा करते हैं शिवलिंग के रूप में, है ना। और योनि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, ठीक है, इस तरह से हमारा शिवलिंग होता है, रखा होता है, ठीक है। तो ये मेल जेनिटल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसके भी रीजन, एंशिएंट रीजन है हमारे, ठीक है। तो ये हमें इसके स्टोन्स मिले हैं फैलस और योनि के, तो इससे हमें पता चलता है कि इसकी भी पूजा करते थे। क्लियर है यहाँ तक? ये लोग पेड़ों की भी पूजा करते थे। ये कैसे हमें पता चलता है? दे वर्शिप्ड ट्रीज, क्योंकि हमने एक सील देखने को मिली जहाँ पे ये दिखाया गया कि किस तरह पीपल के पेड़ से एक इंसान का, मतलब एक इंसान उस पीपल के पेड़ के बीच में है। ये लोग एनिमल्स की भी पूजा करते थे। एनिमल्स की पूजा कैसे करते थे, कैसे पता चला? एक तो पशुपति सील में ध्यान रखो, वो हमारे बहुत सारे एनिमल्स मिले थे और बहुत सारे, जैसे एलिफेंट की सील मिली, ये इसकी मिली हमें, बफेलो की, और ये सारी हमें डिफरेंट सील मिली, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, अजीब सा लग रहा है, ये एक तरह की वो है, क्या बोलते हैं इसको, एम्यूलेट। एम्यूलेट मतलब ताबीज। तो ये माना जाता है कि लोग थोड़ा सा एविल्स वगैरह में, भूतों वगैरह में भी हो सकता है, बिलीव रखते हो, तो ये ताबीज है, ठीक है। और तो यहाँ पे नहीं, ठीक है, और तो हमें यहाँ पे जानने की ज़्यादा कुछ जरूरत है नहीं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनकी स्क्रिप्ट कैसी थी। स्क्रिप्ट मतलब लिखावट हम बोल सकते हैं। तो लिखावट अभी मैंने बार बार आपको बताया, कल भी बताया था, आज भी बताया कि आज तक हम पता नहीं कर पाए कि किस तरह लिखावट है, लेकिन इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी। पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है? यानी कि पिक्चर के रूप में ज़्यादा थी, पिक्चर के रूप में ज़्यादा थी, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में नहीं थी कि बहुत लंबी लंबी चौड़ी ऐसी लाइन लिखी हो ना। ये कुछ सिंबल है जो कुछ दर्शा रहा होगा, ये कुछ सिंबल है जो कुछ दर्शा रहा होगा, ये कुछ दर्शा रहा होगा। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं सील्स में जो बने हुए हैं, ये कुछ दर्शा रहे होंगे, हमें पता नहीं क्या दर्शा रहे हैं, लेकिन ये पिक्चर्स बनी हुई हैं। कुछ बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट तो लिखा नहीं हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इनकी स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी। और इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसको हम बॉस्टोफिडॉन भी बोल देते हैं। व्हाट डज दिस बॉस्टोफिडॉन मींस? इसका मतलब होता है कि जो इन लोगों ने थोड़ा बहुत लिखा भी उसको कुछ इस स्टाइल में लिखा, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस स्टाइल में लिखा। बट इसके भी पूरे 100% प्रमाण नहीं मिले कि नहीं बॉस्टोफिडॉन थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा हमें टेक्स्ट ही नहीं मिला है और उसको हम आज तक पढ़ भी नहीं पाए। आखिरी हमारा इमेजेस, दिस इज द लास्ट इमेजेस। इमेजेस हमें कुछ मिली, ये है डांसिंग गर्ल स्टैच्यू। डांसिंग गर्ल का हमें स्टैच्यू मिला। कहाँ से मिला? ये किसका बना हुआ है? ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है और ये त्रिभंग मुद्रा में है। किस मुद्रा में? त्रिभंग मुद्रा, जो कि डांस की एक फॉर्म होती है। त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग का मतलब होता है 3 जगह से टूटा हुआ। एक तो नेक मुड़ी हुई है, एक ये हैंड मुड़ा हुआ है और एक कमर, ठीक है, कमर, ठीक है, कमर मुड़ी हुई है। इसको हम बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा, जहाँ पे 3 साइड में हमें बेंट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? फिर अगर हम आते हैं, ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये नरेंद्र मोदी जी नहीं हमारे ये हमें मोहनजोदारो से मिलता है, ये भी हमें मोहनजोदारो से मिलता है ना, मोहनजोदारो से ही ये मिलती है हमें डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू, और ये भी हमें मोहनजोदारो से मिलता है, जो कि है मोहनजोदारो। बियर्डेड मैन, देख रहे हैं कितना एकदम परफेक्ट दाढ़ी, द बेस्ट मैन कैन गेट।
और पीछे की तरफ बाल हैं। तो ये मतलब ये माना जाता है, एक्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता कि ये हो सकता है कि कोई पुजारी रहा हो, क्योंकि इनकी आंखें बंद है, ये मेडिटेट थोड़ा सा कर रहे हैं। परफेक्ट बियर्डेड है, बाल पीछे की तरफ हैं, तो जैसे हमारे मोदी जी है ना, तो कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये जो है ये माना जाता है कि ये प्रीस्ट पुजारी रहे होंगे, राइट। बस अब किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब हम उस चार्ट की ओर बढ़ते हैं, उसको फिल करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो ये होप सारी चीज़ें आप समझ गए और इसी वजह से मैंने पिक्चर्स भी अच्छे खासी यहाँ पे लगा रखी हैं ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, राइट। सर अभी तो आपने बोला पूजा नहीं करते थे बट सील है शिव जी की। देखिए टेम्पल्स नहीं मिला, टेम्पल नहीं मिला, ठीक है, सील्स मिली हैं। दैट मीन कि वो एक रिलीजियस बिलीफ रखते होंगे, ठीक है, शिव जी की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है, लेकिन मैं भगवान में आस्था तो रख सकता हूँ ना। अगर मैं मान लो कि मेरे आसपास 3-4 टेम्पल है, इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर ट्रेड में बिलीव करते थे, थोड़े बहुत धार्मिक थे। अब बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, दैट मीन कि फिर प्रीस्टली क्लास का डोमिनेशन होता है यहाँ पे, राइट। अंशु हाँ पेट वाला हो रहा है, ठीक है। डॉकयार्ड अभी देखेंगे, विशाखा जी डॉकयार्ड अभी देखेंगे, लोथल में मिला डॉकयार्ड, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें फिर, चलिए। हड़प्पा में सबसे पहले आते हैं। हड़प्पा में हमने क्या देखा था, क्या मिला था, 6 ग्रैनरीज मिली थी इन अ रो, नहीं टोटल 12 थी। अब आराम से फील हो गया, अगर मैं पहले ही लिखवा देता समझ में आता आपको। किस नदी किनारे, वो सारी चीज़ें मैं देख ली, रावी नदी के किनारे राजा जी ने इसको एक्सकेवेट किया था 1921 में, मोहनजोदारो सिंध में। अब इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिली, क्या क्या मिला, तो अभी हमने ब्रॉन्ज स्टैच्यू देखा, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू देखने को मिला हमें। और क्या देखने को मिला हमें, बियर्डेड मैन देखने को मिला, बियर्डेड मैन। और ये जो बियर्डेड मैन है ये किसका बना हुआ था, ये स्टिएटाइट क्या, सॉफ्ट स्टोन का। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस जो हमें मिली थी, क्ले फिगर ऑफ जो गॉडेस मिली थी जिनके पेट से वो एम्ब्रियो से एक पेड़ का जन्म हो रहा है, तो क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस। और रिकॉल करो क्या क्या हमें मिला था मोहनजोदारो से, हमें ग्रेट बाथ मिला था, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार। और सबसे बड़ा इसमें कौन सा है बिल्डिंग, ग्रेट ग्रैनरी वाली है। और क्या हमें मिला यहाँ से, और क्या, और एक चीज़ ध्यान रखना, मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला, हिंदी में लिखेंगे मृतकों का टीला, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे हमें डेड बॉडीज का इस तरह से हीप मिला, इसलिए हम इसको मृतकों का टीला भी बोलते हैं, क्लियर। और कुछ जो हम रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पे, पशुपति सील मिली, ठीक है, पशुपति सील मिली, ये सारी चीज़ें मिली। अब यहाँ पे हम एक और साइट लिख लेते हैं, दैट इज चनहुदलो, ठीक है। इसके बारे में आपको एक चीज़ पता है, इट इज़ सिटी विदाउट सीटाडेल, है ना, ये तो पता था, इट इज़ सिटी विदाउट सीटाडेल। यहाँ पे सीटाडेल नहीं मिला, आपको पता है सीटाडेल क्या है, पहले लिखा देता तो आप बोलते सीटाडेल क्या है, ठीक है। ये कहाँ पे किस नदी के किनारे है, तो ये आपका इंडस सिंधु नदी के किनारे है, जहाँ पे आपका मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो से साउथ में देखने को मिलेगा, मोहनजोदारो के साउथ में चनहुदलो लोकेटेड है, अगर कभी इस तरह से पूछ ले। और इसको एक्सकेवेशन किया था गोपाल मजूमदार ने। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वैसे तो मैं ज़्यादा खुद भी नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, 2 और 1 चनहुदलो और एक और लिखाऊंगा, एक 2 और लिखाऊंगा, बट हड़प्पा और मोहनजोदारो को याद रखिएगा, दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी। बाकी अगर आप भूल जाए तो भी चलेगा, ठीक है, बट मैं लिखवा दे रहा हूँ गोपाल मजूमदार, बाकी हड़प्पा और मोहनजोदारो के आप नहीं भूलेंगे। कहाँ पे है, ये भी आपका सिंध प्रांत में, सिंध प्रोविंस में, जहाँ पे आपका मोहनजोदारो है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे लोथल, ठीक है, लोथल लिख लें, हाँ चलो लोथल ही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लोथल ये कहाँ पे प्रेजेंट है, गुजरात में है। और ये हमारा एक लोथल जो है ये आपका एंशिएंट पोर्ट है, पोर्ट का मतलब बंदरगाह है। यहाँ पे हमें डॉकयार्ड देखने को मिलता है। अब बंदरगाह कहाँ पे होते हैं, बंदरगाह कोस्ट में होते हैं, तट में होते हैं, जहाँ पे शिप्स वगैरह आते हैं, माल अनलोड करते हैं, लोड करते हैं, वहीं पे डॉकयार्ड वही जगह होती है जहाँ पे शिप्स वगैरह आते हैं और जाते हैं, आने जाने का जो होता है उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। तो यहाँ से डॉकयार्ड मिला, कहाँ से, लोथल से, यहाँ पे। और ये किस नदी किनारे अगर पूछ ले, रिवर भोगावा रिवर, ठीक है। कब हुआ एक्सकेवेट और किसने किया हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहीं से हमें टेराकोटा का बना हुआ शिप का सील मिला जो मैंने आपको दिखाया था, यहीं से मिला। और यहाँ के लोग जो, यहाँ से हमें एक वेदी भी मिली, फायर अल्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, फायर अल्टर, यानी कि इसको हिंदी में वेदी बोलते हैं। वेदी मतलब जो अभी होती ना, जैसे कि वेदी हवन वगैरह किया जाता है वेदी में, उसको बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे जॉइंट बरियल होता था। चलो बरियल अभी छोड़ देते हैं, अब इसको मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं सारी चीज़ें, तो लिखवा दे रहा हूँ। अभी हम आगे जब बरियल सिस्टम है ये इसमें पढ़ेंगे, बरियल सिस्टम में, टाइप ऑफ बरियल में, ठीक है। ये है पूजा हेगड़े, ये ऋतिक रोशन, ठीक है। चलो तो अभी आते हैं 5th नंबर पे, ठीक है, कालीबंगान। कालीबंगान ये कहाँ पे देखने को मिलता है, कालीबंगान ये राजस्थान में है। कालीबंगा, ये कहीं कहीं पे कालीबंगा है, कहीं पे कालीबंगा, तो कालीबंगा कर लेते हैं, ठीक है। काले बैंगल्स देखने को मिलते हैं, ब्लैक बैंगल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कंगन देखने को मिलते हैं काले कलर के, क्लियर। और यहाँ पे हमें यानी कि ब्लैक, इसका मतलब ही ब्लैक बैंगल्स होता है। और यहाँ से हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं सजावट की, यहाँ तक कि लिपस्टिक वगैरह भी मतलब हमें देखने को मिली, लिपस्टिक हो गया और जो आई लाइनर होते हैं वो भी देखने को मिले, ठीक है। ब्लैक बैंगल्स समझ लो कितने मॉडर्न थे। प्लॉट फील्ड्स थोड़े साल और रुक जाते तो पता नहीं फिर, है ना। प्लॉट फील्ड जो थी वो मैंने आपको बताया था कालीबंगा में मिली थी। यहाँ पे प्लॉट शेयर भी मिला था, अगर आपको याद हो, है ना। यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि हाउसेज हैड देयर ओन वेल्स, हाउसेज हैड देयर ओन वेल्स, मतलब हर घर का अपना कुआं था, हर घर में एक ड्रेनेज सिस्टम था। वो हमने देखा था मोहनजोदारो वगैरह में, ये अच्छा खासा हर जगह ड्रेनेज सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे खुद के पास इन लोगों के वेल्थ है, ठीक है। कहीं कहीं पे आप देखोगे फिर किसी ने हो सकता है मोहनजोदारो में थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो पुख्ता सबूत है उनके साथ बता रहा हूँ कि कालीबंगा साइड में देखने को मिली, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है घग्गर रिवर, ठीक है, रिवर यहाँ पे घग्गर, राइट। फिर आ जाते हैं बनौली, ठीक है। बनौली भी क्या, या तो रुको यहाँ पे तो ऐसे कर लेते हैं,
हरियाणा वाली साइट एक साथ कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, हरियाणा वाली साइट एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पे मैं दो साइट एक साथ लिख रहा हूँ और दो साइट हैं आपकी जो कि कोस्टल है, तो सुतका गंडौर और सुरकोटड़ा, जहाँ से हमें घोड़े के कुछ साक्ष्य मिले। ठीक है, ये बस इसमें ध्यान रखना कि आपकी कोस्टल सिटीज़ हैं, बस और कुछ ज़्यादा नहीं, कोस्टल सिटीज़ हैं, ये तट पे स्थित है और ज़्यादा कुछ नहीं। वो तो मैंने आपको लोकेट करके दिखाई दिया था, सुतका गंडौर अफगानिस्तान में, जो कि इनका एक ट्रेडिंग मतलब साइट था, जहाँ इंटरमीडिएट स्टेशन था इन लोग का ट्रेड करने का। ठीक है, 6 हो गया, 6 के बाद ये 7 होगा, सॉरी फॉर दैट, 7 8 9 राइट। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अब धौलावीरा देख लेते हैं। ठीक है, धौलावीरा, अब धौलावीरा में आपने क्या क्या पढ़ा था? पहली बात तो ये गुजरात में है, तो धौलावीरा में आपने पढ़ा था कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट, डिवाइडेड इन 3 पार्ट। सीटाडेल है, मिडिल टाउन है और लोअर टाउन है, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, क्लियर। और धौलावीरा में हमें एक जाइंट वाटर रिजर्वायर मिलता है, यानी कि जहाँ पे पानी को संग्रहण किया जाता था। ठीक है, जाइंट वाटर रिजर्वायर देखने को मिलता था, एंड ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है, ये मैंने बता दिया, जो उसका कच्छ एरिया है। ठीक है, कच्छ का जो क्षेत्र है वहाँ पे, राइट। फिर आ जाते हैं राखीगढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हमारा हड़प्पा मोहनजोदारो। राखीगढ़ी जो है ये लार्जेस्ट साइट है इन इंडिया। वैसे ओवरऑल अगर लार्जेस्ट देखा जाए तो मोहनजोदारो है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं ओवरऑल भी लार्जेस्ट राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी इंडिया में, हरियाणा में, और आज भी इसका एक्सिबिशन चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे माना गया कि नहीं मोहनजोदारो लार्जेस्ट है और राखीगढ़ी इंडिया में लार्जेस्ट है। तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे मेरे अकॉर्डिंग, और अगर हो तो फिर मेरे अकॉर्डिंग गो विद दी राखीगढ़ी। ठीक है, लेकिन हाँ अगर इस तरह से पूछ ले कि लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, अगर ये लिख दे तो मोहनजोदारो के साथ जाना, और अगर लार्जेस्ट साइट लिख दे तो राखीगढ़ी के साथ जाना। अब साइट और सिटी में अंतर क्या होता है? साइट में बहुत सारी सिटी आ जाएंगी, सिटी एक होती है, मतलब साइट में, मतलब साइट के अंदर सिटी आ सकती है, लेकिन सिटी के अंदर साइट नहीं आएगा, आप समझ पा रहे हैं, साइट एक बड़ा टर्म है। ठीक है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में और इंडिया में तो नो डाउट ही सबसे लार्जेस्ट है राखीगढ़ी। ठीक है, ये आपकी हरियाणा में घग्गर रिवर, एंड यहाँ से ज़्यादा कुछ हमें मिला नहीं है उतना कुछ इंपॉर्टेंट खास, बस हाँ ध्यान रखना टेराकोटा के बने हुए हमें खिलौने, व्हील्स, टेराकोटा का व्हील मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे टॉयज मिलते हैं टेराकोटा के बने हुए, राइट। और ये लार्जेस्ट है, ध्यान रखना, लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। यहाँ पे एक और हरियाणा की आप लिखेंगे, दैट इज भिराना, या फिर कहीं कहीं पे भिडाना भी लिखा हुआ है इसको। ठीक है, भिडाना फिर भिराना, भिराना, ये जो साइट है ये भी हरियाणा में है। बस इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। अब इसको इससे कंफ्यूज मत करना कि सर अभी तो हड़प्पा बताए थे, हड़प्पा सबसे पहले एक्सकेवेट हुई थी, सबसे पहले हमें मिली थी, लेकिन हमने ये पता लगाया, कैसे पता लगाया कि कितने साल पुरानी ये साइट है? कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है उसका इस्तेमाल करके, और जब हमने कार्बन डेटिंग किया तो हमें पता चला भिराना इज द ओल्डेस्ट वन, तो इट इज द ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। और 9 हो गया, 10वां और हम देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट कर लेते हैं इसको, कौन सी, हाँ बनावली, जो कि ये भी आपकी हरियाणा में ही है, बनावली इन हरियाणा। ठीक है, और ये भी आपका घग्गर रिवर हो जाएगा। एंड बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न, जो हम ग्रिड पैटर्न देख रहे थे जहाँ पे रोड एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रही थी, वो ग्रिड पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। और अगर वैसे पूछ ले, वैसे तो शायद ही पूछे, आर.एस. बिष्ट ने इसको एक्सकेवेट किया था। ठीक, अच्छा एक और लिख लो यहाँ पे, एक दो, अब इसको फिल ही कर लेते हैं। 11वां नंबर का यहाँ पे कर लेते हैं, 11th में रोपड़ कर लेते हैं, जो प्रेजेंट है पंजाब में। ठीक है, रोपड़ में हमें ये ध्यान रखना है कि, चलो या तो इसको छोड़ो, अभी जब बरियल पढ़ाऊंगा तो वहीं पे इसको मैं लिखवा दूंगा, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा। ठीक है, जितनी हमें साइट देखनी थी इंपॉर्टेंट वाली हमने सारी देख ली है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, बिकॉज मोस्टली चीज़ हम लोग पहले ही कर चुके थे। टाइप्स ऑफ बरियल कल हम लोगों ने देखा था लास्ट में जाते जाते कि चैल्कोलिथिक लोग किस तरह का बरियल करते थे। ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे, बरियल का मतलब होता है दफनाने की क्रिया, किस तरह से लोगों को दफनाते थे। तो हमने देखा था कि ये लोग अर्न बरियल का यूज़ करते थे। अर्न बरियल का मतलब होता है कि लोग को जलाते थे, ठीक है, उसका जो अस्थियाँ बचती थी कलश में रखते थे, और जो भी उसका फिर करते हो। ठीक है, तो वो एक तरह का प्रकार है। यहाँ पे आप एक चीज को देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेल और फीमेल को साथ में दफनाया गया है। यहाँ पे आप एक चीज को देख पा रहे होंगे, और इसको बोलते हैं ज्वाइंट बरियल या फिर डबल बरियल, जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिला? लोथल, जो मैंने आपको अभी लिखवाया था, डबल बरियल या फिर ज्वाइंट बरियल कहाँ देखने को मिला? लोथल में। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये टाइप ऑफ बरियल हड़प्पा में देखने को मिला। ये कैसा बरियल है? इसको बोलते हैं कॉफिन बरियल। कॉफिन बरियल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक कफन में पहले लपेटा जाता है लोगों को, और इस तरह का आपने देखा होगा, वो क्या होता है, उसको संदूक क्या बोलते हैं, जो लकड़ी का होता है और उसमें डेड बॉडी रखी जाती है। वो लकड़ी का होता है पूरा, आपने देखा ही होगा, लकड़ी के अंदर डेड बॉडी को रखा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लकड़ी के साथ उसको गाड़ा गया होगा, लकड़ी डीके कर गई और एक कंकाल हमें मिल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉफिन बरियल। तो ये सब दो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है, और रोपड़ में ध्यान रखना, जो रोपड़ जगह है अभी जो मैं लिखवा रहा था आपको, यहाँ पे बरियल विद डॉग मिला, जो कि मैंने कल भी बताया था। अगर आपको याद हो जल्दी से कमेंट में बताओ कि कौन सी नियोलिथिक साइट थी जहाँ पे हमें बरियल विद डॉग देखने को मिला। विच नियोलिथिक साइट? बरियल विद डॉग कश्मीर वैली में थी, अगर आपको याद आ रहा हो। दैट वाज बुरजा होम, है ना। और उसका मैंने मतलब भी बताया था कि डॉग के साथ अगर बरी किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो मैंने आपको कल बताया भी था। ठीक है, और वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो सनौली में एक्सटेंडेड बरियल होता था। सनौली यूपी में पड़ती है साइट, यहाँ पे एक्सटेंडेड बरियल होता था, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड करते थे लोगों को, मतलब एक तरह से कई जगहों पे ऐसा होता था कि डेड बॉडी होती थी, उसको जानवरों के खाने के लिए, गिद्ध वगैरह के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, जो बचते थे अवशेष फिर उसको जलाते वगैरह थे। ठीक है, तो हमें लोथल और हड़प्पा के बस अच्छे से याद करने हैं। और जो अर्न बरियल मैंने कल बताया था चाल्कोलिथिक में, यही अर्न बरियल ध्यान रखना मोहनजोदारो में मिलता है। ठीक है, मोहनजोदारो में। और ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, ठीक है, तो ये डबल बरियल है, हस्बैंड और वाइफ साथ में, है ना, जैसे कि ये मान लेते ऋतिक रोशन और ये पूजा हेगड़े, है ना। चलो, तो अभी आते हैं क्वेश्चन में, टॉपिक